खिलाफत उस्मानिया की तबाही और मुसलमानों की मरकजियत के खात्मे के तकरीबन 100 साल बाद आज ये मैदान एक बार फिर सज चुका है। लेकिन आज इन ताश के बिखरे हुए पत्तों की तरह मुसलमान ममालिक का वजूद भी इन्हें गवारा नहीं। गुज़िश्ता दहाई से मिस्र के नील से लेकर इराक के फुरात तक की सरजमीन आग और खून में गलता और बारूद की बू में लिपटी हुई है, और ये मंजर दिन ब दिन खौफनाक से खौफनाक होता चला जा रहा है। यही दो दरिया हैं जो अलामत के तौर पर इसराइली परचम पर दो नीली लाइनों के तौर पर दिखाए गए हैं, जिनके दरमियान 6 कोनों वाला सितारे दाऊदी है। पूरा परचम आने वाले इस वक्त के ख्वाब से मामूर है जब दरियाए नील और दरियाए फुरात के दरमियानी इलाके पर यहूदियों की आलमी हुकूमत कायम होगी, जिसका मरकज यरूशलेम का मुकद्दस शहर होगा, जहां इनका मसीहा दीवार गिरिया पर असर नो तामीर होने वाले हैकल सुलेमानी में तख्त दाऊदी पर बैठकर पूरी दुनिया पर फरमा रवाई करेगा। बरतानवी शाही खानदान आज भी अपने आप को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वारिस तस्वुर करता है और हर नए बादशाह या मलका की वेस्टमिनिस्टर औबे में रखे हुए तख्ते दाऊदी पर बिठाकर ताज पहनाया जाता है। इस तख्ते दाऊदी के नीचे एक पत्थर की सिल है जिसके बारे में ये यकीन किया जाता है कि इस पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बैतुल हिल्म में आराम किया करते थे। पुरानी रवायात के मुताबिक बरतानिया की रियासत दरअसल मुत्तहिदा सल्तनत इसराइलो यहूदा कहलाती थी। बरतानिया में मौजूद तख्ते दाऊदी पर 2 जून 1953 को मलका एलिज़ाबेथ को ताज पहनाया गया और वो अभी तक सरेराए सल्तनत है। मलका एलिज़ाबेथ से पहले इस तख्त पर बैठने वाले तमाम तख्त नशीनों ने तारीख में यहूदियों से अपनी मोहब्बत और तख्ते दाऊदी से मानवी वफादारी का मुकम्मल सबूत दिया है। खिलाफत उस्मानिया को तकसीम करने और यहूदियों को अर्ज़ मुकद्दसा में वापस आबाद करने के लिए जो मरबूत मंसूबा साजी की गई वो सब के सब ताज बरतानिया ही के ज़ेर साया बरतानवी खुफिया एजेंसी M16 के जरिए हुई। लॉन्स ऑफ अरेबिया को 1914 में हिजाज भेजा गया ताकि अरबों के दिलों में कौमियत का बीज बोकर इन्हें तुर्कों के खिलाफ उभारे। इसकी कोशिशों ने अरबों को खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ खड़ा करके मुसलमानों को इस इज्तमाई मरकजियत यानी खिलाफत उस्मानिया को जंग अजीम अव्वल में घसीटा गया। बल्कान की जंगों से निढाल खिलाफत उस्मानिया जब 29 अक्टूबर 1914 को जंग अजीम अव्वल का फरीक बनी तो आने वाले सालों ने बरतानिया का हदफ वाज़ेह कर दिया। जंग के बाद इसमें शरीक दुनिया के तमाम ममालिक वैसे के वैसे रहे, लेकिन खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े करके इससे नस्ली और इलाकाई कौमियत की बुनियाद पर कई एक मुसलमान मुल्क तख्लीक किए गए। मगर इस तस्वुर कौमियत के बिल्कुल बरअक्स 1916 के बिलफोर्ड डिक्लेरेशन के मुताबिक यहूदियों को मजहब की बुनियाद पर मुल्क बनाने के लिए इस खिलाफत उस्मानिया में से ही इसराइल का इलाका फराहम किया गया। इस साजिश और तोड़ फोड़ के जमाने में बरतानिया पर जॉर्ज पंजम की हुकूमत थी जो 6 मई 1910 से लेकर 20 जनवरी 1936 तक 26 साल बरसरे इक़्तिदार रहा। इसी दौर में बरसगीर पाको हिंद भी ताजे बरतानिया का हिस्सा था। जंग जीतने और उम्मत मुस्लिमा को शिकस्त से दोचार करने में इस खित्ते ने भरपूर किरदार अदा किया, लेकिन सबसे नुमाया किरदार इन इलाकों का है जो आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा कहलाते हैं। पहली जंग अजीम के दौरान पूरे हिंदुस्तान से 15 लाख अफराद फौज में भर्ती होकर गए। इन 15 लाख अफराद में से 6,83,149 लोग इन इलाकों से थे जो इस वक्त पाकिस्तान कहलाते हैं, और इनमें 90% से भी ज्यादा मौजूद पंजाब से ताल्लुक रखते थे। पूरे हिंदुस्तान से 47 करोड़ 90 लाख पाउंड जंगी टैक्स और चंदा इकट्ठा किया गया। चूंकि पूरे हिंदुस्तान को खुराक फराहम करने वाला खित्ता सिर्फ पंजाब ही था, इसलिए यहाँ से 9 करोड़ 29,18,664 रुपए वसूल किए गए। जंग शुरू हुई तो हिंदुस्तान से 69 रेजिमेंटें फौरन रवाना की गईं, जिनमें से 41 पंजाब की फौजों पर मुश्तमिल थी। जून 1915 तक हिंदुस्तान से 80,000 फौजी जंग के लिए यूरोप भेजे जा चुके थे, लेकिन यूरोप की सर्दी और इलाके से नावाकफियत होने की वजह से इन्हें जिल्लत आमेज शिकस्त हुई। लाहौर डिवीजन में से फैरोजपुर और जलंधर की ब्रिगेड का चंद हफ्तों में सफाया हो गया। जर्मन अफवाज ने जहरीली गैस इस्तेमाल की जिसने बाकियों को भी अजियतनाक मौत से दोचार कर दिया। इसके बाद हिंदुस्तानी फौजियों के लिए इनके हस्बे हाल मौसम और इलाके का इंतखाब करके इन्हें खिलाफत उस्मानिया के मुसलमान सिपाहियों से लड़ाने के लिए रवाना किया गया। अप्रैल 1915 से जनवरी 1916 तक ये हिंदुस्तानी फौजी उस्मानी तुर्कों से तुर्की के जजीरे गैलीपोली में लड़े।
لیکن ان ہندوستانی خصوصاً پنجابی فوجیوں نے ایسی ذلت آمیز شکست کھائی کہ برطانوی وزیر اعظم اسکوت اور چرچل دونوں کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ترک افواج سے لڑنے کے لیے عراق میں بھی جو 6 لاکھ دستے بھیجے گئے، ان میں بھی اکثریت ہندوستانی سپاہیوں کی تھی۔ یہ لڑائی قوت الامارہ بصرہ کے مقام پر ہوئی۔ عثمانیوں نے ان انگریز کے وفادار ہندوستانی فوجیوں میں سے 1.5 لاکھ کو ٹھکانے لگا دیا۔ اللہ نے انگریز کے ان بہادر وفاداروں پر ہیضہ، ملیریا اور جوہوں سے پھیلنے والے ٹائفس کو ایسا مسلط کیا کہ موت ان کی راہ دیکھنے لگی۔ بچ جانے والوں کو جنگی قیدی بنا دیا گیا، جنہیں شام اور موصل میں بیگار پر لگا دیا گیا۔ اس شکست کے بعد برطانیہ نے حجاز کے ہاشمی خانوادے کے چشم و چراغ علی بن حسین المعروف شریف مکہ کو ساتھ ملایا اور قومیت کے نام پر عربوں کو ترکوں کے خلاف ابھار کر جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ اس گھمسان کی جنگ کے لیے ہندوستان خصوصاً پنجاب سے نئی بھرتیوں کا آغاز کیا گیا۔ عمر حیات ٹوانا فرانس جانے والے پہلے دستے میں موجود تھا۔ اسے قوت الامارہ یعنی بصرہ کے علاقے کی ذلت آمیز شکست کے بعد مسلمان فوجیوں کو مطمئن کرنے کے لیے عراق بھیجا گیا۔ معلوم نہیں اس نے ان پر کیا جادو کیا کہ وہ اپنے ہی کلمہ گو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ایک بار پھر تازہ دم ہو گئے۔ عمر حیات ٹوانا کو اعزازی میجر کا عہدہ عطا ہوا اور اسے بھرتی آفیسر بنا کر واپس ہندوستان بھیجا گیا، اور ساتھ ہی ایک حکم نامہ بھی دلی سرکار سے جاری ہوا کہ پنجاب سے 3000 گدھوں اور اتنے ہی اونٹ چرانے والوں کی ضرورت ہے۔ یہ کام ملک خدا بخش ٹوانا، خان صاحب محمد ظفر خان، شیخ نجم الدین اور لالا رام چند کے ذمہ لگا۔ یہ لوگ بھلا کے تھے۔ انہوں نے ایک ہفتے کے اندر 8500 بندے، وما گدھے اور اونٹ انگریز سرکار کو فراہم کر دیے۔ انگریز سے وفاداری میں صرف جاگیردار ہی نہیں بلکہ بعض گدی نشین بھی شامل ہو گئے۔ ان گدی نشینوں اور جاگیرداروں کے بھرتی کیے گئے فوجیوں میں سے اکثر وہ تھے جو بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جنرل ایلن بی کے ساتھ لڑے تھے۔ یہی مسلمان تھے جو عراق، حجاز اور فلسطین میں تاج برطانیہ کی فتح کے لیے لڑے تھے۔ اس جنگ میں ان کا کمانڈر جنرل ایلن بی اپنی فتح کے نشے میں چور جب صلاح الدین ایوبی کی قبر پر پہنچا اور اس نے قبر کو ٹھڈا مارتے ہوئے کہا، اٹھو صلاح الدین، ہم آ گئے ہیں، تو یہ انگریز کے وفادار مسلمان وہاں کھڑے چپ چاپ دیکھ رہے تھے۔ آج ٹھیک 100 سال بعد ویسا ہی میدان جنگ سج چکا ہے، لیکن امت مسلمہ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ اسرائیل اپنے جھنڈے پر علاقائی دریائے نیل و فرات کے درمیانی علاقے پر اپنی عالمی سلطنت بہت آسانی سے قائم کر لے گا، اور ہمیں شاید اپنے 100 سالہ پرانے غداری کے داغ دھونے کا موقع بھی نہ مل سکے۔